तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी के अध्याय 1 के भाग 2 जिसका नाम है जल संसाधन, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है इसको मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आप लोग ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी का जो अध्याय 1 है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें पहला नाम है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, चौथा है खनिज संसाधन और पांचवा है शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जिसमें कि मैंने प्राकृतिक संसाधन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है और आज जल संसाधन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आगे इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग सीरियल वाइज हर एक चीज़ को पढ़ पाइएगा और इसके सभी के सभी प्रश्न उत्तर को तैयारी कर पाइएगा। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि वृहद क्षेत्र पर पृथ्वी पर ज़्यादा स्थानों पर जल की उपस्थिति है, इसी कारण से पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या फिर हरा ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? नीला ग्रह। दूसरा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कि जितना भी पृथ्वी पर जल है उसका कितना प्रतिशत भाग बड़े बड़े महासागरों में निहित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 96.5%। ठीक है, अगर आप बुक में अगर देखिएगा ना तो 96.5% दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96.5%। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह का अगर फंस जाए, अगर वहाँ पर 6 रहे तो आप इसमें टिक लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताया 96.5% जल जो है महासागरों में निहित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग याद रखेंगे कि देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू में आप लोग टिक लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बुक के जितने भी प्रश्न होते हैं ना स्टूडेंट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग बुक वाला जितना भी प्रश्न होता है उसे आप लोग याद करेंगे। चौथा प्रश्न है हम लोगों का, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि जो प्राणी होता है ना उसके अंदर कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बुक के अकॉर्डिंग 65% होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जितने भी प्राणी है ना, प्राणी के अंदर शरीर में 65% जल होता है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी मात्रा में जल पीनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग का बॉडी रिहाइड्रेट ना हो। आइए अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोहा का? तो याद रखिएगा आप लोग कि बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का 5 ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। अब मैं आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं। देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर 3 प्रश्न इधर हो गया और 2 प्रश्न यहाँ है। ठीक है, जल संकट क्या है ना? फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे मैं अभी बताऊंगा तुरंत में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देश्य ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा उद्देश्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारा उद्देश्य होगा। तो देखिए, तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से देंगे कि वैसे परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि
वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो, ठीक है स्टूडेंट, एक साथ हो जाती है, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। आप लोग समझे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुत सारा उद्देश्य एक साथ होगा, ठीक है, इसे ही हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि वैसे परियोजना जिसके द्वारा, ठीक है, कई उद्देश्य बोले तो बहुत सारा उद्देश्य, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण समझते हैं ना, हाँ। मृदा अपरदन का अर्थ हुआ कि मिट्टी का कटना, ठीक है, पर रोक, मिट्टी के अपरदन पर रोक, पेय यानी वो जो पानी होता है हम लोग पीते हैं, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होनी चाहिए। विद्युत उत्पादन, जो हम लोग करंट उत्पादन करते हैं ना, हाँ, विद्युत उत्पादन। मत्स्य पालन, जो मछली पालते हैं, मत्स्य पालन। जल कृषि, खेत में जो जल की आवश्यकता होती है ना, वही जल कृषि। वन्य जीव संरक्षण यानी वन्य में जो जीव है वो संरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहे। पर्यटन, जो घूमते फिरते हैं वही पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो, यानी कि इतने परियोजना जो है यहाँ पर जितने भी मैंने अभी बताया कि उद्देश्य, ये सभी उद्देश्य जो है कि एक साथ अगर पूरा होगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। आप इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे। अब है दूसरा प्रश्न हम लोगों का कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। जल एक संसाधन है, क्योंकि संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। और यहाँ पर है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, यानी कि जल के क्या उपयोग है, लिखे। तो आप लोग इसका जवाब लिखेंगे स्टूडेंट इस तरह से जैसे मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जल को ही जीवन कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में आपको भी पता है कि बिना जल हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के उपयोग की सूची लंबी है, यानी कि जल का जो उपयोग है इसका सूची लंबा है। जैसे कि पेयजल बोले तो पीने के लिए, घरेलू कार्य के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह में करते हैं, जन स्वास्थ्य के लिए करते हैं, स्वच्छता के लिए करते हैं, मैंने समझते हैं साफ सफाई, वही हुआ स्वच्छता। तथा मल मूत्र विसर्जन जो हम लोग टॉयलेट बाथरूम जाते हैं वहाँ पर भी तो जल की आवश्यकता होती है। इत्यादि कार्यों के लिए जल का उपयोग किया जाता है, यानी कि अभी मैंने जो बताया इतने कामों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट जल विद्युत यानी कोई करेंट जो उत्पादन करते हैं बड़ा बड़ा जो है ना टरबाइन लगा के, ठीक है, जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा मैंने जब जल में हम लोग खेलते हैं ना, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में जो खेलते हैं तो जल क्रीड़ा। आखिर खेलने के लिए तो हम लोग जल का प्रयोग किए ना, चढ़ जाते हैं बड़ा बड़ा स्लाइड पर, ससरते हैं और पानी में गिरते हैं, छब्बाक पानी उसके शरीर पर फेंकते हैं, तो खेल रहे हैं ना। जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल की नहीं की जा सकती है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जल संसाधन के बहुत सारा उपयोग है। आप अगर ऐसे जवाब देना चाहें तो ऐसे मौखिक भी दे सकते हैं, समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। मैं एक एक प्रश्न को बारीकी से और पूरा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं ताकि आप लोग अभी पढ़ें तो अभी ही याद हो जाए, बाद में इसको रटना नहीं है, तुरंत समझ लीजिए। जल संसाधन के उपयोग तो आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं कि जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है। आप घर में जल का क्या क्या प्रयोग करते हैं? पीने में करते हैं, नहाने में, कपड़ा धोने में, खेतों में करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर मलमूत्र विसर्जन में करते हैं हम लोग, अपना स्वच्छ रहने के लिए, वही साफ सफाई के लिए भी करते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल का प्रयोग हम लोग खेलने के लिए भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जल का बहुत सारा प्रयोग है, मछली पालन के लिए करते हैं, मखाना पालन के लिए करते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर है अंतर्राज्य जल विवाद क्या है, ठीक है। अंतर्राज्य जल विवाद क्या है, यानी कि राज्यों में, कहाँ पर? राज्य में ही जल के लिए विवाद हो जाएगा, राज्य में ही, इन्हें कि अलग अलग देश में नहीं। अंतर्राज्य बोला है ना, यानी राज्य में, ठीक है, जल को लेकर विवाद हो जाना वही है। अंतर्राज्य जल विवाद से आप क्या समझते हैं या इसके क्या कारण हैं? तो सबका उत्तर एक ही होगा। आप लोग इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट कि चूंकि जल एक व्यापक उपयोगिता वाला संसाधन है। सही बात है कि जो जल है ये काफ़ी उपयोगिता वाला संसाधन है।
और सभी के लिए आवश्यक भी है। जल तो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे हम हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सभी के लिए आवश्यक भी है। अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। यानी कि जल का बंटवारा कर लेते हैं कि हम अधिक जल लेंगे तो वो हम अधिक जल लेंगे। वही यहाँ है ना कि अधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। जैसे कि भारत में, कहाँ पर, भारत में, चूँकि यहाँ अंतर्राज्य बोला है ना, अंतर्राज्य, यहाँ देखिए इसीलिए अंतर्राज्य बोला है। तो यहाँ देखिए भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद काफ़ी पुराना है। यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल को लेके जो है ना अंतर्राज्यीय विवाद है। ठीक है, आप इस तरह से इसका जवाब देंगे। समझ में आ गया? आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो प्रश्न आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोगों का कि जल संकट क्या है। इतना इजी प्रश्न है कि हम आपको क्या बोले, जल संकट से ही पता चलता है कि जल का कमी हो जाएगा तो जल संकट होगा। देखिए अगर आपके पास जल है और वो पीने योग्य नहीं है तो भी वो एक तरह का जल संकट होगा। ठीक है, जल संकट का मतलब है किसी क्षेत्र में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी की अनुपलब्धता। यह पानी की कमी, पानी की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन और खराब पानी की गुणवत्ता के कारण हो सकता है। यानी कि मैंने अभी कहा था ना, जल संकट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास पानी है, जल संकट का अर्थ ये भी हुआ कि आपके पास स्वच्छ पानी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्वच्छ पानी यानी कि पीने योग्य पानी नहीं है तो भी वो एक तरह का जल संकट होगा। मान लीजिए आपके पास पीने के लिए तो पानी है लेकिन खेत में डालने के लिए पानी नहीं है तो वो भी एक तरह का जल संकट होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो जल संकट होता है ना वह पानी की कमी, पानी की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन, यानी कि दोनों के बीच, ठीक है, पानी की मांग और पानी की कमी दोनों के बीच असंतुलन और खराब पानी की गुणवत्ता के कारण भी हो सकता है जल संकट। यानी कि आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार जल नहीं मिलना भी जल संकट है। आवश्यकता अनुसार जल नहीं मिलना भी क्या है, जल संकट है, क्योंकि आपको जितना जल की आवश्यकता है वो नहीं मिल रहा है तो जल संकट हम लोग कहेंगे। तो 5वां प्रश्न देखिए अब हम लोग का स्टूडेंट क्या है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब स्टूडेंट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए 5वां प्रश्न देखते हैं कि भारत की नदियों में प्रदूषण का कारण है। ठीक है, क्या कारण है इसी का वर्णन करना है। यानी कि जो भारत में कई नदी होगा आपको पता है, इनका प्रदूषण का क्या कारण है। तो पहला कारण देखिए क्या है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है यानी कि नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या है कि शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली। शहर में जब आबादी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होगा, सब कचरा वगैरह सब डाल देगा नाला में और नाला के द्वारा जाके बड़े बड़े नदियों में गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक नदी प्रदूषण होगा। दूसरा है वाहित मल जल का नदियों में निस्तारण, जितना भी बहने वाला पानी है, खराब पानी, सबको नदी में डाल देना। तीसरा है धार्मिक अनुष्ठान एवं अंधविश्वास। यानी कि कई बार क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान के वजह से भी जल में प्रदूषण होता है। जैसे कि हवन वगैरह करा के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जितना भी उनका जरा हुआ राख वगैरह होता है उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो इससे जल प्रदूषण होता है ना। ठीक है, इसी तरह के और कई सारे कारण होते हैं। अब है अगला हम लोगों का 4था नंबर देखिए कि औद्योगिकी अवशिष्टों का नदी में निस्तारण। औद्योगिक यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होता है वहाँ पर जब कोई काम होता है तो उसका जितना भी कचरा बचता है उसको भी नदी में हम लोग बहा देते हैं या फेंक देते हैं। तो इससे भी नदी में क्या होता है, प्रदूषण होता है। और अगला है कि शवों का विसर्जन। सब बोले तो लहास, आप लोग को पता होगा कि कई बार क्या होता है, लहास को पानी में फेंक देते हैं या फिर उसको जलाने के बाद जो उसका बचता है ना अवशेष, उसको भी फेंक देते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं जल क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो इसके यहाँ पर रीजन पूछा है तो हम लोगों ने यहाँ 5 रीजन दिया क्योंकि ये 2 नंबरिया प्रश्न है। तो इस तरह से जितने भी इसके लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसे मैंने समाप्त कर दिया। अब है यहाँ पर कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सर क्या होता है। तो देखिए 2 ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जल संरक्षण यानी कि जल के बचाव से आप क्या समझते हैं। तो आप नहीं लिख सकते हैं कि जल को कैसे संरक्षित करना चाहिए एवं आप इससे क्या समझते हैं। जो जो समझते लिख दीजिएगा।
ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। इसके कारण क्या है तो लिखिए। फिर दूसरा है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधि का उल्लेख करें। तो दोनों का जवाब अभी हम लोग देंगे। चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर आप लोग, तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। तो इसका उपाय पूछा है ना, एवं जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा है। तो इसका जवाब आप लोग ये समझ देंगे कि जल की पर्याप्तता को बनाए रखना। अगर हम लोग जल की पर्याप्तता को बनाए रखते हैं तो जल संकट कभी भी नहीं होगा और जल संरक्षित रहेगा। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना। अगर हम लोग जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तो उसी जल का प्रयोग हम लोग काफ़ी समय तक कर पाएंगे। तीसरा है वर्षा ऋतु में, बोले तो वर्षा ऋतु आप लोग समझते होंगे, जब मेघ उग पड़ता है ना काफ़ी, तो वही है वर्षा ऋतु में। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। अगर हम लोग चाहें तो जब मेघ वगैरह पड़ता है तो पानी को हम लोग जमा करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग इस प्रबंधन को भी अगर छोटी इकाई पर लागू करें ना तो जल को हम लोग काफ़ी संरक्षित कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि वर्षा अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस जल को स्टॉक कर लेंगे। अगर स्टॉक कर लेंगे तो आने वाला समय में यानी कि वही जल का प्रयोग हम लोग करके अपना घर में क्या कर सकते हैं, वो कपड़ा धो सकते हैं, नहा सकते हैं। होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टराइज करके पीने में भी योग कर सकते हैं। तो जल संरक्षित होगा, जल बचेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए जलाशयों, नहरों इत्यादियों का निर्माण करना चाहिए और जलाशयों, नहर सबका भी निर्माण करना चाहिए जल को क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। अब आइए फिर यहाँ पर तकनीक में दूसरा देखिए है, यहाँ तकनीक विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तकनीकी विकास। तकनीकी बोले तो तकनीक का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जिसमें जल कम से कम जल का उपयोग कर अधिकांश लाभ लिया जा सकेगा। यानी कि जल का हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करेंगे और अधिक से अधिक इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। जैसे कि ड्रीम सिंचाई में, कहाँ पर, ड्रीम सिंचाई, आप लोग ड्रीम सिंचाई समझते होंगे। ठीक है। फिर है लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे, फुहारा के माध्यम से सिंचाई करना, सीढ़ी नुमा खेती, ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। जो वर्षा जल है उसका मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरा होती है। खासकर हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित है, क्योंकि वर्षा जल जब होता है तो हम लोग का काफ़ी खेतों में सिंचाई हो जाता है। ठीक है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। देख लीजिए, छत पर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में, पश्चिम बंगाल का जो बाढ़ मैदान है स्टूडेंट समझिएगा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। इससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खरदीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के वीरानों, याद रखिएगा, राजस्थान के वीरानों, फलौदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचयन भूमिगत टैंक में किया जाता था। भूमिगत टैंक समझते हैं ना, जमीन के अंदर भूमिगत टैंक में किया जाता है। इसे टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता था। ठीक है। इसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल का संग्रहण आज भी प्रचलित है। फिर आगे कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंगथर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो
तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में, ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान समय में, जैसे कि यहाँ देखिए, वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का समाप्त होता है जल संसाधन। ठीक है, इसके सभी के सभी प्रश्न उत्तर को आप लोग वीडियो को रोक रोक के जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अगले अध्याय में यानी कि कल मैं आप लोगों को वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बताऊंगा।